हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर्स, और जिस बुक से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उस बुक का नाम है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज। लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज की वो बुक है, और उसका मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसके मैंने ज्योग्राफी के एक भी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किए हैं, सिविक्स के मैंने एक भी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किए हैं। बहुत जल्दी उनको भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सारे के सारे वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा चैनल आप विजिट करिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो कुछ वीडियो के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो जा करके उसको आप देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जानते हैं कि मेरी आदत एक एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन करने की होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की। और इसका जो आपका पहला हेडिंग है वो है सोर्स। अभी इस हेडिंग में क्या है, इस हेडिंग में वो बता रहा है आपको कि 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके बाद हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ठीक है। देश कैसे चला, डेवलपमेंट के काम कैसे हुए, क्या क्या नियम बनाए गए, जो भी चीज़ें हुई, तो उनका सोर्स क्या है। सपोज कर लो, अगर आपको कोई कहा है कि 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी, इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो अब ये कैसे मान लिया जाए? या तो फिर उस ज़माने के न्यूज़पेपर की कोई कटिंग हो, या उस ज़माने में जो टेलीविज़न था उसमें समाचार वगैरह छपा हो, या किसी नेता ने या किसी पत्रकार ने कहीं कुछ लिखा हो, या किसी ने अपनी किताब में कुछ लिखा हो उसके बारे में, तो एक रिटन हमारे पास टेस्टिमोनियल हो गया, एक हमारे पास सबूत हो गया रिटन में कि नहीं भाई ऐसे हुआ था और ये चीज़ें जो है कि हुई थी। अब बिना उसके हम कैसे मान लेंगे कि ये चीज़ें हुई थी कि नहीं हुई थी? तो हमको कोई ना कोई सबूत तो चाहिए उसका। तो इसी प्रकार 1947 के बाद जो भी चीज़ें आई या जो भी चीज़ें देश में हुई, उनका सबूत क्या है, उनका ऑथेंटिफिकेशन क्या है। जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, इनका सोर्सेस क्या है, ये किस सोर्स से लिया गया है। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, उस ज़माने में जो पॉलिटिशियन थे, जो मिनिस्टर थे, जो सीएम थे, पीएम थे, सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, या जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रहे हों, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, उससे मिल जाता है। उस ज़माने के जो नेता थे उससे मिलता है। उस ज़माने में जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जो एम्प्लॉई थे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उससे मिल जाता है। गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मिल जाता है। गज़ट जो होता है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन जब छपता है तो उसे गज़ट कहते हैं, गज़ट के थ्रू मिल जाता है। कोई ट्रैवलर अगर उस ज़माने में आया, उस सीज़न में आया हो, उस समय इंडिया में रहा हो, तो वो अपना जब डायरी लिखता था या अपने बारे में लिखता था तो उसमें इस बात का भी जिक्र होता था। उसके बाद से लंदन से जो लेटर्स जारी होते थे, ऑफिशियल लेटर जारी होते थे इंडिया के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, सोर्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों से पढ़ करके उस ज़माने में जो न्यूज़पेपर थे उसमें जो खबरें छपती थी, तो उन्हीं सब से मिला करके ये चीज़ें ली गई हैं। और 1947 के बाद इंडिया में जो भी घटनाएं घटी उनका सोर्स क्या है, ये कैसे पता चलता है? तो अभी जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए उसी में इनका सोर्स आपका क्या है, वहीं से मिलता है। अब अगला जो आपके हेडिंग दिया है बुक में हुआ है पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, क्या हेडिंग दिया हुआ है, पार्टीशन ऑफ। आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो अंग्रेजों ने हमें गहरा घाव दिया था। क्या किया था कि हमारे देश का दो बंटवारा कर दिया था, यानी पार्टीशन कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग कंट्रीज बनाए गए थे। इंडिया जो बना था वो हिंदू मेजोरिटी से बना था, और पाकिस्तान की डिमांड यहाँ के मुसलमानों ने किया था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पार्टीशन की जो डिमांड उठी थी वो यूपी बिहार के मुसलमान उसमें ज़्यादा थे। मुसलमान तो हर जगह के थे, उसमें सबसे, और सभी मुसलमान गलत नहीं थे। एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बहुत ही विशेष व्यक्ति थे। उन्होंने जब नेहरू को पीएम बनते देखा तो उनकी भी पीएम बनने की इच्छा जाहिर हुई। तो जब इंडिया में उनको पीएम बनने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने मुस्लिम लीग एक पार्टी थी उसके सहायता से मुसलमानों को अपनी ओर करना शुरू किया, और करके कहा कि भाई हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहां इस्लामी तौर तरीके हों, शरीयत हो, इस्लामी तौर तरीके हों,
उसके हिसाब से हम अपना वहाँ पे अपनी सत्ता चलाएं। हमें इन हिंदुओं के साथ जो है कि रहना नहीं है। तो बाकायदा कि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भाई फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश वालों की थी। तो ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक रहें। अगर एक रहते तो उसको उनसे समस्या होती थी, क्योंकि यूनिटी की ताकत हो जाती थी। तो उनका प्लान सफल रहा और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। माउंटबेटन प्लान जो था यही था कि इंडिया को जो है कि दो भागों में बांट देना। बराबर मैंने कहा था, 2 भागों में बांट देना, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो 1947 में जो है कि पार्टीशन आपका हो गया, देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो है कि पार्टीशन आपका हो गया। तो यह पार्टीशन बड़ा आसानी से नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर किया था वो कोई बहुत सोच समझ के नहीं बनाया हुआ था। ऐसे ऐसे भी जगह बॉर्डर में बनाए गए थे कि जिनका घर भी बट गया था, और कुछ घर इस साइड थे, कुछ घर इस साइड थे। इस गांव और उस गांव में बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार था, तो वो गांव पाकिस्तान में चला गया और ये गांव जो है कि इंडिया में रह गया। कई जगह ऐसा भी बंटवारा हुआ कि खेत पाकिस्तान में चला गया और घर इनका हिंदुस्तान में रह गया, या घर पाकिस्तान में चला गया और खेती बाड़ी या बाग बगीचे इनके हिंदुस्तान में रह गए। बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बंटवारा किया गया। बंटवारे की लाइन जो है कि बॉर्डर जो है कि बनाया गया था। खैर बहरहाल वो चीज़ें हुई, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन में लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जो मुसलमान यहाँ से वहाँ पाकिस्तान गए थे, तो जिनका घर यहाँ था उनको वहाँ घर अपना छोड़ना पड़ा, और जो भी उनको मिला वो लेकर के वहाँ पे वो चले गए। और इस चक्कर में जो है कि बंटवारे के चक्कर में दंगे भी हुए, लूटमार भी हुई, हत्याएं भी हुई। और एक किस्सा बड़ा फेमस है कि पाकिस्तान से एक ट्रेन यहाँ पे आई, तो जितने भी उसके जो है कि उसमें यात्री थे, मोस्टली हिंदू थे, वो कोई भी जो है कि जब ट्रेन आ गई, ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म पे रुक गई, कोई बाहर नहीं आया। तो गार्ड जब यहाँ पे आया, लाहौर से वो अमृतसर आया था ट्रेन, तो जब गार्ड बाहर आया तो जाके देखा तो कोई जिंदा बचा ही नहीं था, सब लोग कटे पिटे उसी में पड़े हुए थे। तो भयंकर जो है कम से कम 30 से 40 लाख लोग उसमें ये दंगों में मारे गए। और दंगे बुझने में, निपटने में 6 महीने साल भर लगे। खैर वो सब चीज़ें हुई, लोग अपना घर बार छोड़ करके, अपनी ज़मीनें छोड़ करके, ठीक है, जो उनके पास मिला वो लेकर के वो अपने गए। और वहाँ से कुछ हिंदू यहाँ आए, यहाँ से कुछ मुस्लिम वहाँ गए, और ट्रांसफ़र जो है कि होता रहा। उसके बाद से एक रिलीफ कैंप बनाए गए, रिलीफ कैंप बनाए गए। रिलीफ कैंपों में लोगों को रखा गया, और वहाँ जो भी घर थे वो उन लोगों के लिए थे जो वहाँ रहते थे। यहाँ से जब वो लोग गए तो उनके लिए घर बनाना, व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों को करने में कुछ साल समय लगा। और 3-4 साल 5 साल के बाद पाकिस्तान भी अपने अस्तित्व में आ गया, और भारत तो पहले अपने अस्तित्व में था। तो रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, और उसमें भंडारे चलाए जाते थे, खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। तो 4-5 साल लगे लोगों को सेटल होने में, लोगों को अपने घाव भरने में। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जब लोग अपना सामान लेकर के जाते थे, ठीक है, तो रास्ते में उनको लूट लिया जाता था। चोर बदमाश डाकू रहते तो उनको लूट लिया करते थे, सारा पैसा वगैरह छीन लिया करते थे। तो लोगों को सेटल होने में, लोगों को फिर से अपना पुराना रुतबा हासिल करने में टाइम लगा था, समय लगा था। 4-5 साल के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो गई, और इंडिया अलग फंक्शन करने लगा और पाकिस्तान अलग फंक्शन आपका करने लगा। अब अगली हेडिंग है क्या, वो हम अगला जो आपका हेडिंग है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। उस समय राजाओं का नियम था, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। इस समय जैसी है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी हुआ करती थी, तो उस टाइप की सरकार नहीं होती थी उस जमाने में। जो राजा होते थे, किंग होते थे, नवाब होते थे, सम्राट होते थे, वही अपने अपने एरिया के राजा हुआ करते थे, स्टेट्स कहते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ कि वहाँ पे राजा महाराजा या उनके लड़कों या उनके बच्चों का शासन हुआ करता था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस समय पूरे कंट्री में लगभग 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी, 560 स्टेट्स थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें राजा महाराजाओं का शासन था। तो अब उसमें तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि ब्रिटिशों ने क्या किया कि एक प्रपोजल रखा कि जो रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ जाना चाहते हैं,
वो इंडिया में आकर के मिल जाए, भारत में मिल जाए। जो रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जा करके मिल जाए। और जो रियासतें इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, ना वो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं ना वो भारत में रहना चाहती हैं, वो इंडिपेंडेंट अपना एक राज्य चला सकते हैं। तो बाकी जो रियासतें थीं, अब उस समय जो है कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो उस समय पटेल जी क्या थे आपके, तो होम मिनिस्टर थे। पटेल जी को क्या बनाया गया था, होम मिनिस्टर बनाया गया था। तो पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई, पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इन रियासतों का मामला जो है कि आप निपटाइए। तो पटेल जी ने, ठीक है, लाठी और गाजर की नीति अपनाई। वो जाते थे वहाँ पे, कहते थे भाई लोग गाजर खाओ, तो वो मनाते थे कि भाई प्रेम चाहिए आप हमारे में मिल जाइए। तो बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जो अपने आप जो है कि प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी दिक्कत के इंडिया में वहाँ करके मिल गई। अब कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने थोड़ा सा टाइट होना शुरू किया कि नहीं नहीं हम अलग रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो उनको लाठी से काम लिया गया। तो गाजर और लाठी की नीति उन्होंने अपनाई थी, तो हो गया। तो कुछ रियासतें जिन्होंने, बहुत सी रियासतें जिन्होंने पाकिस्तान जाने का मन बनाया था, उन्होंने अपना मन बदल करके भारत में आकर के मिल गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका जो है कि निपटारा उस समय तक नहीं हो पाया था। वो रियासतें थीं जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ था, उसके बाद से हैदराबाद था, हैदराबाद का जो निजाम वंश था, और उसके बाद से कश्मीर था, ठीक है। इन 3 रियासतों को छोड़ करके बाकी सारी रियासतों का फैसला हो गया था कि वो इंडिया के साथ जाएंगी कि पाकिस्तान के साथ रहेंगी। लेकिन ये जो 3 रियासतें थीं, इनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। अब इन रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया, अब इन रियासतों को भारत में मिला की कहानी आप सुनिए। सबसे पहले बताते हैं जूनागढ़ की बात। जूनागढ़ में जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन अधिकांश वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, लेकिन जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते थे, भारत के साथ जाना चाहते थे। तो जब लोगों को पता चला कि नवाब साहब पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो वहाँ की जनता ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जम करके इस बात का वहाँ की जनता ने जम करके इस बात का विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे, आप कैसे पाकिस्तान के साथ चले जा सकते हैं। तो नवाब ने देखा कि जनता एकदम विद्रोह का मन बना रही है, जनता बवाल काट रही है, तो वो पाकिस्तान भाग गया। और जब पाकिस्तान भाग गया तो वहाँ के लोगों द्वारा क्या कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया। प्लेबिसाइट क्या होता है, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से पूछा जाता है, लोगों से वोट डलवाए जाते हैं कि आप किसकी तरफ रहना चाहते हैं। तो 99% जनता ने वहाँ पे किसके पक्ष में वोट दिया, तो इंडिया के पक्ष में वोट दिया, यानी कि भारत में रहने को सहमति जताई। तो जब 99% जनता ने वोट डाल दिया कि भारत के साथ रहेंगे, तो प्लेबिसाइट कराने के नाते, जनमत संग्रह कराने के नाते जूनागढ़ की रियासत भारत में उसी दिन से मिल गई। अब हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद में मुस्लिम शासन था, निजाम वंश था, निजामुल मुल्क ने इस वंश की स्थापना किया था। तो हैदराबाद जो था वो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तो हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था। पहले तो उसने पाकिस्तान के साथ जाने का मन बनाया, लेकिन बाद में उसने कहा कि अब हम वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसने किया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम अकेले रहेंगे और अकेला हम अपना देश चलाएंगे, ठीक है। तो फिर जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बात किया, लेकिन जो यहाँ की जनता थी वो जनता भी भारत के साथ मिलना चाहती थी। तो जैसे नवाब ने या कि निज़ाम ने जब थोड़ा सा प्रेशर डालना जनता पे शुरू किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या चला दिया, ऑपरेशन पोलो चलाया, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत क्या किया कि भारतीय सेना भेजी गई वहाँ पे, सेना भेज करके और जो नवाब थे उनको, जो भी वो विद्रोह कर रहे थे, जो भी वो कड़ा रुख दिखा रहे थे, जो भी वो अड़ियल बन रहे थे, उनको सही कर दिया गया। और जब सेना वहाँ गई तो सेना ने हैदराबाद को कब्जा करके और भारत में मिला दिया। लेकिन ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था ये, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कश्मीर की। कश्मीर का मामला थोड़ा सा अलग था। कश्मीर में ये जो राजा थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह थे, लेकिन यहाँ की 75% से ऊपर जनता क्या थी, मुस्लिम थी।
तो राजा और जनता दोनों जो है कि हिंदुस्तान के साथ दिल तो था उनका मिलने का, लेकिन इन्होंने कोई अभी अपनी पत्ते नहीं खोले थे। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ जाना है। जनता और यहाँ के राजा का पूरा मन था कि भारत के साथ ही हमको मिलना है, लेकिन ये भी शुरू शुरू में इनका मन नहीं था। शुरू शुरू में इनका था कि ये स्वतंत्र रियासत रहेगी, जो है कि एकदम अलग रहेगी, ना इंडिया में रहेगी ना पाकिस्तान में रहेगी, ये फ्री स्टेट रहेंगे। पहले इनका भी मन था, ठीक है। तो ये जब तक अपना मन बना पाते भारत में मिलने के लिए, तब तक 1947 के लास्ट में और 1948 के पहले पाकिस्तान ने एक गेम खेल दिया। पाकिस्तान ने क्या गेम खेल दिया कि उनके जितने यहाँ के कबायली जो इलाके थे, जो कबीले वाले थे, कबीले वालों को पाकिस्तानी आर्मी का वेश पहना करके, पाकिस्तानी आर्मी के जवान बना करके, ठीक है, और जो है कि भेज दिया गया कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। तो कश्मीर में जो वो लड़ाके थे वो सबको मारते काटते और जीतते जाते चले आए, और लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर तक वो बस रह गया था श्रीनगर। तो अगर श्रीनगर पे वो कब्जा कर लेते तो फिर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर आ गया होता। तो राजा हरि सिंह को जब खबर मिली कि जो कबायली लड़ाके हैं और पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं, आईएसआई थी और आपके कबायली इलाके वाले थे और पाकिस्तानी सेना की आर्मी थी, ठीक है, तो उसने आया अटैक करते करते जीतते चले आए। तो हरि सिंह को जब ये समाचार मिला तो हरि सिंह चिंता में पड़ गए, क्योंकि अगर श्रीनगर पे कब्जा कर लेता तो वहाँ का पुल तोड़ दिया जाता, तो भारतीय सेना वहाँ पे जा भी नहीं पाती, सारे इलाकों को घेर लिया जाता। तो सेना जो है कि सीधे रास्ते जाती तो सेना को ज़्यादा मार खानी पड़ती, सेना के जवान ज़्यादा मारे जाते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को भेजा। किसको भेजा? वीपी मेनन को। जब वीपी मेनन को भेजा तो वीपी मेनन प्रस्ताव लेकर के गए तो राजा से बात हुई। राजा ने कहा कि मैं कबायलियों का मुकाबला अकेले कर लूँगा। तो उनको समझाया गया कि सर वो हज़ारों लाखों की संख्या में, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे, आपको मारेंगे काटेंगे, वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करेंगे, उनका चीरहरण करेंगे और निर्दोष लोग मारे जाएंगे, और आपकी जो आर्मी है कुछ हज़ार की जो सैनिक हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनको बात समझ में आई। इन्होंने जो है कि क्या कर दिया कि समझौता, उस पर समझौता कर दिया। तो जैसे ही समझौता कर दिया तो जब भारत का ये हिस्सा बन गया कश्मीर, तो यहाँ की सेना वहाँ पे गई और वहाँ कबायलियों को खदेड़ करके वहाँ से पाकिस्तान वापस भगा दिया गया। तो ये जो 3 स्टेट थे वो बाद में जाके इसमें शामिल हुए थे। बाकी सारी रियासतें पहले से ही शामिल जो है कि हो गई थी। और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा महान काम किया था कि सबको मिला करके एक अखंड भारत उन्होंने बना दिया था, एक कर दिया था, इसलिए इनको जो है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और इनको जो है कि इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि आसान काम नहीं था। 560 से ज़्यादा राजा महाराजा थे, उनके राज्य थे, इनको मिला करके एक भारत बनाना अगर कोई किसी के मान का था, अगर किसी के मान का संभव था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसा कर सकते थे। क्योंकि इसको करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए थी, मजबूत विल पावर की आवश्यकता थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहले से ही था। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी रियासतें मिलकर के एक भारत के नाम से कंट्री बनी। भारत तो पहले से ही था, तो अंग्रेजों ने आके मामला बिगाड़ दिया था। भारत तो 5000 साल पुराना आपका है। तो आइए अब हम देखने जाते हैं कि अगली हेडिंग आपकी क्या है। एंड पोर्टुगीज टेरिटरीज। तो बाकी तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद से ये जो आपका पांडिचेरी है, ठीक है, तो पांडिचेरी पे आपका फ्रेंच वालों का कब्जा था। और जो आपका ये गोवा था, ठीक है, तो दमन दीव और जो गोवा था आपका, उस पर किसका कब्जा था? तो पुर्तगालियों का कब्जा था। तो 1954 के आसपास क्या हुआ कि जो भी फ्रांस ने जिन भारत के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था, उसको 1954 तक 1954 तक इंडिया को लौटा दिया गया, वापस कर दिया गया। लेकिन जो पोर्टुगीज टेरिटरीज ऑक्युपाइड जो एरिया था इंडिया का, ठीक है, जो पुर्तगाली वहाँ पे जो राज कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इन जो है कि टेरिटरीज को जिसे पुर्तगाल कहा जाता है,
पोर्टुगल या पुर्तगाल कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हम उसके अधीन करके वहाँ से हम उसका सत्ता चलाएंगे, वहाँ से इसका गवर्नमेंट हम चलाएंगे, ये ज़मीन पुर्तगाल की रहेगी। तो फिर 1961 में उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया गया, यहाँ की सेना भेजी गई, तो सेना ने वहाँ के लोगों को हराया, वहाँ की आर्मी को हराया, और 1961 में जो गोवा और दमन जो दीव आपका है वो किसका हो गया, इंडिया का पार्ट बन गया। 1947 में गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, और 1954 तक जो पौंडीचेरी था वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तो 1954 में पौंडीचेरी हमारा हुआ, और 1961 में हमने गोवा को अपने में मिलाया। गोवा तो पहले से ही हमारा था, बाद में जो है कि पुर्तगाली ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो 61 में हमारा ही हो गया। इसके बाद की जो हेडिंग है वो है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो 1947 में जैसे आपका इंडिया आज़ाद हुआ था, वैसे सबसे पहले डिमांड उठी कि भाई अगर एक कंट्री रन करना है, एक देश आपको रन करना है, देश चलाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश कैसे चलेगा? जैसे बिना मालिक के कोई घर रहता है क्या? या बिना प्रिंसिपल के कोई स्कूल रहता है? नहीं रहता है। अगर बिना प्रिंसिपल के स्कूल रहेगा तो वो स्कूल चल नहीं पाएगा। बिना गार्जियन के अगर घर रहेगा तो वो नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आपको देश चलाना है और देश अच्छे से चलाना है, बेहतर तरीके से चलाना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़नी थी। तो 1947 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हो गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, एक सभा बनाई गई, इसमें कई सारे मेंबर बनाए गए। उन मेंबर्स का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार करना, जितने भी नियम कानून एक देश चलाने के लिए उपयोगी होते हैं उन सब नियम कानून को लिखना, उनकी बहस करना, उन पर चर्चा करना कि कोई नियम का फ़ायदा क्या है, नियम का नुकसान क्या है। तो बैठकें होती रहीं, मीटिंग्स होती रहें और बहस चलती रही। फाइनली जो है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये जो है कि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया गया। लेकिन 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। तो जिस दिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन के नियम यहाँ पे लागू कर दिए गए, तो उस दिन से इंडिया क्या बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक कंट्री आपका बन गया। अब रिपब्लिक कंट्री किसे कहते हैं? रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है कि जिस देश में जो सर्वोच्च पद होता है, जैसे पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का पद हो या प्रेसिडेंट का पद हो गया, तो वो जो है कि आनुवंशिक नहीं रहेगा, यानी मिनिस्टर के बेटे मिनिस्टर और राजा के लड़के राजा टाइप की बात नहीं रह जाएगी। इंडिया का कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है, यानी जो भी सीनियर मोस्ट आपकी पोस्ट होगी इंडिया में गवर्नमेंट की, तो उसमें कोई भी बन सकता है। और 1950 से पहले ऐसा नहीं था। जब राजवाड़े थे, जब राजाओं का शासन था, तो राजा का ही लड़का राजा बनता था, ठीक है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कर दिया गया, सबको बराबर अधिकार दे दिए गए, सबको राइट्स दे दिए गए, भेदभाव खत्म कर दिया गया, तो उस दिन से इंडिया के जो टॉप मोस्ट पोस्ट थे उस पर किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग ऑक्युपाई हो सकते थे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसका जो बाकी पार्ट है मैं आपको सेकंड वीडियो में इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, दबा के अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी आप करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।